Calculate the characteristic roots of the circuit. Is the natural response overdamped, underdamped, or critically damped? Right? This is the equation of our circuit. Now, first of all, what we have to do is we have to calculate three types of responses, right? First one is for t less than 0. Second one is for t is equal to 0 or t or I or v of 0 like this. And third one for t greater than 0. ये सारा काम हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं, ऐसे क्या ना? Yes, ma'am. सर्किट यही वाला है, दिस वन. सबसे पहले फॉर टी लेस देन 0 स्विच हमारे पास क्या होगा? ये वाला स्विच हमारे पास क्लोज होगा. जब ये स्विच क्लोज है तो हमें क्या बात पता है? हमें पता है कि हमारे पास ये वाली जो सोर्स लगी हुई है 10 वोल्ट्स, ये एनर्जाइज कर रहा है हमारे कैपेसिटर को और हमारे इंडक्टर को, ऐसे ही है. Yes, ma'am. जब ये एनर्जाइज कर रहा है हमारे कैपेसिटर और हमारे इंडक्टर को, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटर होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा लाइक दिस, और जो हमारा इंडक्टर होगा दिस वन, वो हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ऐसा ही है. Yes, yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो अगर हम इसी सर्किट को फॉर टी लेस देन 0 पे रीड्रॉ करें तो हमारे पास इस टाइप का सर्किट आएगा. जो दरमियान में यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर वाली एक लूप थी वो खत्म हो जाएगी, ऐसे ही है. और जो हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था लास्ट वाली ब्रांच में, हमारे पास वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो हमारा सर्किट किस फॉर्म में आ जाएगा? हमारा सर्किट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे ही है. यस मैम. अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालना है कि इस फॉर्म में हमारे पास जो I होगा वो वाला I जो t इज इक्वल टू 0 पे होगा, जिसको हम कहते हैं I ऑफ 0. आपको पता है ना कि ब्रैकेट के अंदर हम t की वैल्यू लिखते हैं. तो जब इस सीरीज सर्किट में I निकालना होगा तो I कैसे निकलेगा? ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास इन सीरीज है. Yes, ma'am. yes, ma'am. इसको कंबाइन कर लेंगे, 4 प्लस 6 आ जाएगा. इनपुट पे वोल्टेज क्या है? 10 वोल्ट. तो हमारे पास I ऑफ 0 आ जाएगा 1 एम्पियर. V क्या होगा? V अक्रॉस हमें दिस वन, इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्किट है वहां पे ये वाला V हमसे पूछा गया है. तो ये वाला V अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इसके अक्रॉस बनता है, क्योंकि ये वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा और ये वाली जो हमारे पास ब्रांच है ये हमारे पास ओपन सर्किट होके खत्म हो रही है. जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो I ऑफ 0 और जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है हमारे पास इन दोनों के इक्वल होगा. तो यहां से जब V ऑफ 0 निकालेंगे तो हमारे पास आता है 6 वोल्ट. I ऑफ 0 हमारे पास इनिशियल करंट होता है थ्रू इंडक्टर, एंड V ऑफ 0 हमारे पास इनिशियल वोल्टेज होता है थ्रू कैपेसिटर. ये बात हमें पहले से पता है, हम ये बहुत दफा ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. अगला स्टेप क्या है हमारे पास? अगला स्टेप है हमारे पास फॉर t ग्रेटर देन 0 द स्विच इज ओपन एंड वोल्टेज सोर्स इज डिसकनेक्टेड. ये वाला हमारा सर्किट है. जब ये वाला स्विच हमारे पास ओपन हो जाएगा यहां से, तो ये वाला जो एंड है हमारे सर्किट का ये खत्म हो जाएगा. सिर्फ यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कनेक्टेड स्टेट होगी, ऐसे ही है. ये वाली जो चीज है ये हमारे पास फाइनली ऑब्टेन हो रही होगी. अगर हम इसको हाईलाइट कर लें इस एरिया को तो हमारे लिए ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ इतना ही पार्ट रह जाएगा फॉर t ग्रेटर देन 0. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सर्किट होगा वो ओपन स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये सर्किट आ गया हमारे
For t greater than 0, the switch is open and voltage source is disconnected. The equivalent circuit is shown in figure 8.11b, this one, which is source-free resistance RLC circuit. Notice that 3 ohms and 6 ohm resistors which are in series. अब ये वाला resistor 9 ohms का जो बना है ये किसके equivalent है? ये 3 ohms plus 6 ohms के equivalent है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग resistors थे. ठीक है, ये क्योंकि ये इन सीरीज है इसलिए हमने इसको कंबाइन करके 9 ओहम्स कर दिए. नाउ अब अगला काम क्या है, हमारे पास रूट्स को कैलकुलेट करना है. रूट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? S1 एंड S2. उससे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? अल्फा एंड ओमेगा नॉट. हम ये वाले फॉर्मूलाज लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अल्फा किसके इक्वल होता है? R/2L. R/2L में हम R टोटल जो हमने यहाँ पे निकाला था 9 ओहम्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. हमारे पास ये किसकी वैल्यू है? ये इंडक्टर की वैल्यू है, दिस वन, which is equal to 9. Similarly, omega naught is equal to 1 over under root LC. L हमारे पास 0.5 या जिसको 1/2 भी कहते हैं और C हमारे पास 0.02 फैरेड which is equivalent to 1 over 50. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 10. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10. देन जब रूट्स निकालते हैं इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम अल्फा और ओमेगा जो हमने प्रीवियस स्टेप में निकाली थी, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है. अब ये वैल्यू क्या बता रही है कि हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट्स हैं हमारे पास. तो ये कौन सी कंडीशन होती है? तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है जिसमें अल्फा लेस देन ओमेगा होता है और हमारे पास जो रूट्स आ रहे होते हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है इंक्लूडेड, वो होती है हमारे पास अंडर डैम्प्ड, राइट. तो अंडर डैम्प्ड के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय ए इंटू कॉस प्लस A1 इंटू कॉस समथिंग प्लस A2 इंटू साइन ऑफ समथिंग. वो हम समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बिकॉज हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल टर्म्स, राइट. तो यहाँ पे अब जब हम अपनी वैल्यूज को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट से वैल्यू आ रही है इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कनेक्टेड है वो है 4.359, राइट. ये वाला 4.359 हमारे साथ हमारे पास एंगल के क्रॉस आएगा यहाँ भी और यहाँ भी. और हमारे पास जो e की पावर है e रेज टू पावर माइनस ऑफ समथिंग, वहां पे हमारे पास वैल्यू आती है अल्फा की. तो e रेज टू पावर -9 ऑफ t विच इज अल्फा ऑफ t. अब हमें यहाँ से करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस को देखना होगा. तो इनिशियल कंडीशन अगर हम i की देखें तो i में हमारे पास क्या आता है? i ऑफ 0 में हमारे पास A1 की वैल्यू आती है जो कि 1 है. अब ये i कैसे है? ये ऐसे आई है हमारे पास कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है उसमें हमने ये देखना होता है कि कॉस ऑफ समथिंग जब हम अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज, तो क्या रिजल्ट आता है, और साइन ऑफ समथिंग में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है. अब यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ 4.35 इंटू टी है, सिमिलरली साइन ऑफ 4.359 इंटू टी है, ऐसे ही है. तो जब हम इस जगह पे t की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा रिजल्ट है जो सस्टेन कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमें i ऑफ 0 देखना है. i ऑफ 0 मींस दैट फॉर i वेयर t इज 0, राइट. तो जब हम ये देखेंगे तो हमारे पास cos की वैल्यू जो है वो सस्टेन करेगी, जबकि जो sin की वैल्यू है हमारे पास वो खत्म हो जाएगी. सो i ऑफ 0 जो है हमारे पास वो किसके, और e रेज टू पावर -9 ऑफ t -9 ऑफ 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा. तो हमारे पास i ऑफ 0 फॉर t इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू आती है वो आती है 1. और ये हमारे किसको सस्टेन करा रही है? किस कांस्टेंट को? ये हमारे A1 को सस्टेन करा रही है. तो इसका मतलब है यहाँ से हमें A1 की वैल्यू मिल गई जो कि हमारे पास 1 है. दूसरे केस में हमने क्या करना है? जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है एट t इज इक्वल टू 0. जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है 1 ओवर एल, हमारे पास कांस्टेंट बाहर एज अ कॉमन आ जाता है, इनटू आर आई ऑफ 0 प्लस वी ऑफ 0. अब आई ऑफ 0 हमारे पास यहाँ से स्टेट में क्या आई वैल्यू? 1 आ गई. वी ऑफ 0 हमने इनिशियल कंडीशन यहाँ पे फाइंड आउट की थी, ये क्या आई थी हमारे पास?
6 वोल्ट्स आई थी। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो हमारे पास डी आई ओवर डी टी आया -6 एम्पियर्स पर सेकेंड। आगे वो बता रहा है कि आपने वी नॉट कहाँ से लिया है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे पोलैरिटी चेंज है, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ वी इन फिगर 8.11 इन फिगर 8.11 बी यहाँ पे ऑपोजिट है इस पोलैरिटी के, इसलिए उसका साइन जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जो इनिशियली आपने वैल्यूज दी हुई, सॉरी, जो इनिशियली आपने पोलैरिटीज दी हुई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की इनिशियल सर्किट में, आगे भी उनको सेम रखना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी, तो आपके पास, आपको जहाँ अगर याद हो हमने प्रीवियसली स्टडी किया था, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है इसके डेरिवेटिव की। कैसे? कि हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो मल्टीपल्स का आ रहा होता है, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a1 a2 विद कॉस एंड साइन, सिमिलरली a1 a2 विद साइन एंड कॉस इन देयर रिवर्स पोलैरिटी। एक में हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होगा और सेकंड वाले में हमारे पास जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है, इस पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा डेरिवेटिव का, तो आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, राइट। मैम इसमें अब उस वैल्यू पुट करके करना है या ऐसे ही? अब आगे वैल्यू पुट कर रही हूँ ना। पहले आपने डेरिवेटिव ले लिया, जनरली इस इक्वेशन का डेरिवेटिव इस पे ले लिया, 8.4.1 का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव आया तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद t इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करें। जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास ये वाला जो कॉस है ये तो सस्टेन करेगा पर साइन 0 हो जाएगा, जैसे हमने हमारे पास प्रीवियसली भी आया है। तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, आपके पास a2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू भी अटेन हो गई है हमारे पास और a2 की वैल्यू भी अटेन हो गई है। a1 हमारे पास क्या था, 1 था, और a2 हमारे पास 0.6822 है। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, e⁻⁹ of t into cos of 4.3597 प्लस 0.6822 into sin of 4.359 t। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा, ठीक है जी। मैम इक्वेशन 4.3 कैसे आई है? एक सेकेंड, ये वाली, दिस वन, यस मैम, 8.4.3, यस मैम। ये आपने प्रीवियसली किया ना, ये प्रीवियस जो हम मेरा लेक्चर था उसके अंदर आपने ये सारे डेरिवेशंस की थी ना हमने सीरीज सर्किट में। आर और वी की ये इक्वेशन वहां पे हम डिराइव कर चुके हैं, उसको जाके खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या बुक को खोल लें, आपकी बुक में भी है। तो ठीक है मैम। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जी, अब मैम उसके बाद अगली बात हमारे जी। मैम ये ना कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनका एमएस टीम में कोई इशू आ रहा है और क्लास नहीं हो रही, कुछ इस तरह का बोल रहे हैं, और ग्रुप में भी बोला उन्होंने, हमारे ये इसी सब्जेक्ट के जो ग्रुप है ना उसमें भी बोल रहे हैं। देखें काइंडली अगर मैम उनका मैम मेरा वो भी इश्यू आ रहा है। क्या ये यस मैं मैम। लेक्चर अपलोड करूंगी, आप लोग परेशान ना हो अगर इशू आ रहा है किसी का तो। ठीक हो गया मैम, मैं बोल ओके देता हूँ। ओके। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो ये है कि जिस स्टेडी स्टेट में हमारे सर्किट का क्या रिस्पॉन्स होगा। स्टेडी द सर्किट इन प्रीवियसली जनरेटेड सर्किट हैज रीच अ स्टेडी स्टेट एट t of 0 negative if make before switch moves to the position b, this one at t is equal to 0। अच्छा, एक और बात यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्विच की पोजीशन, स्विच की पोजीशन हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे गिवन है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे गिवन है तो इसका मतलब है कि एट i ऑफ 0 एंड एट v ऑफ 0 हमारा जो स्विच है वो इसी स्टेट में रहेगा, और इस स्टेट में हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा सर्किट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर हमारा सर्किट कुछ इस तरह से होता, नॉट कनेक्टेड स्टेट में होता,
एट t इज इक्वल टू 0। तो वो साथ में मेंशन करता, ये बात लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछी थी, तो वो साथ में ये मेंशन करता कि एट t इज इक्वल टू 1, ये a होता और ये b होता, एट t इज इक्वल टू 1 आपका जो स्विच है वो किस स्टेट में जाएगा, b में जाएगा या वो ओपन ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये वाली जो स्टेट होती है t इज इक्वल टू 0 या जो गिवन स्टेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको कनेक्टेड स्टेट ही मिले, कभी डिसकनेक्टेड स्टेट भी आपको मिल सकती है। ठीक है। जितना मैंने अब तक आपको कराया न्यूमेरिकल ये समझ आ गया सबको? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें।